गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की सेकंड यूनिट, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर का हमारा लेक्चर है फर्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर 12th क्लास। तो सबसे पहले देखो, ये टॉपिक्स मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। अगर हम क्लास की बात करते तो क्लास में अप्रोक्सीमेटली इतना बताने में 3 लेक्चर लग जाते, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को 10 या 15 मिनट में ही कवर करेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बुक में से ज़्यादा रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि जो चीज़ 1 घंटे में होनी है, यानी 3 लेक्चर, 1 लेक्चर 40 मिनट का, तो ये मान के चलो कि कम से कम 1 घंटे में जो चीज़ आपकी कवर होनी है वो हम 10-15 मिनट में कवर करेंगे। तो मैं केवल और केवल वही चीज़ें बता पाऊँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो आपकी यूज होंगी। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, यानी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चार्जेस इन मोशन, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़े, यानी रेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह जो भी है वो सब कुछ हम पढ़े, तो उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसे ही अगर हम चार्ज इन मोशन यानी डायनेमिक्स ऑफ चार्जेस, उसी को क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्जेस इन मोशन और डायनेमिक्स ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छे से आप पढ़ भी चुके हो 10th क्लास में, पूरा का पूरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए आपने पहले पढ़ रखा है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंजमेंट करेंगे, इसके थोड़े से वेरिएंट्स हम पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 12th क्लास है, वो 10th क्लास थी, तो थोड़ा सा एडवांस तो हमें चलना पड़ेगा। अगर मैं किसी चार्ज के फ्लो में, किसके फ्लो में, चार्ज के फ्लो में कोई एक पर्टिकुलर एरिया उस चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर रख दूं, कैसे रख दूं, परपेंडिकुलर रख दूं। अब ये मैंने केवल एक छोटा सा पार्ट बनाया है, ऐसे ऐसे बहुत सी लेयर्स आपकी हो जाएंगी। जैसे आपका चार्ज का फ्लो हो रहा है, सपोज एक बॉडी से इधर से उस तरफ, और मैंने क्या रखा है इसके बीच में, ये जो मार्कर है इसके अंदर से क्या जा रहा है, करंट। तो जो एरिया है, एरिया मींस इसका ये जो, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते थे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उस एरिया के अंदर से कितना चार्ज टाइम के साथ साथ फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको मैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी कह सकता हूं। मीन्स हो सकता है टाइम के साथ साथ चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो है वो चेंज भी हो जाए, यानी कभी चार्ज ज्यादा जाने लग जाए, यानी किसी 1 सेकंड में जाए 20 कूलम और किसी एक में जाए 10 कूलम, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा चार्ज का फ्लो कांस्टेंट हो रहा है, शायद एक क्वेश्चन आपके 10th क्लास में बहुत बार मैंने पेपर में दिया, फिर फाइनल एग्जाम में भी आया था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो कौन करता था, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी या जनरेटर जो भी है आपका, तो सेल बैटरी तक ही सीमित रहेंगे। तो वो आपका क्या करता है, यहाँ पे इसको मेंटेन रखता है।
इट मीन्स अगर सर्किट में कोई ऐसी चीज लगी है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन एवरी इक्वल टाइम विल बी इक्वल। इट मीन्स करंट भी आपका सेम रहेगा। तो वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्या हो भाई, टी। क्या इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हर यूनिट ऑफ टाइम में अगर इक्वल अमाउंट जा रहा है तो आपका यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो भाई, टी हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in the direction, in a particular direction with respect to time is known as current। ऐसा तो हम 10th में भी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे उस एरिया का यूज करके दिखाना है आपको। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज in a particular direction through a area which is held perpendicular to the direction of electric current per unit time is known as electric current। what is its SI unit? इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। और रूल आपको अगर याद हो, किसी साइंटिस्ट के नाम से अगर यूनिट हो तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल आता है, तो इसकी SI यूनिट है एम्पियर। और वहीं पे अगर इसका सिंबल बनाया जाए तो साइंटिस्ट के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहीं पे आपके पास लिखा हुआ है I इज इक्वल टू क्या बाई टी। तो यानी क्या हो, तो क्या है, चार्ज की SI यूनिट तो कूलम होती है और टाइम की क्या होती है, सेकंड। इट मींस अगर मैं बात करूं एम्पियर की, तो एम्पियर तो क्या हो गया, कूलम अपॉन में सेकंड हो गया। तो 1 एम्पियर को क्या करोगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोज थ्रू ए area which is held perpendicular to the direction of flow of charge in 1 second is known as, या is known as 1 ampere। तो उसको क्या बोलेंगे, 1 ampere। यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ए एरिया which is held perpendicular to the direction of flow of charge is said to be 1 ampere if the 1 coulomb of charge is flows in 1 second through that area। तो देखिए नेक्स्ट मैंने आपका लिखा है यहाँ पे ट्रांसिएंट करंट एंड स्टेडी करंट। तो जो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये किसकी पढ़ रहा हूँ, स्टेडी करंट। यानी चार्ज जो करंट का फ्लो है, यानी करंट है वो स्टेडी कब रहेगा, जब चार्ज का फ्लो कांस्टेंट हो जाए, यानी हर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो 5-5 सेकंड में डिवाइड कर रखा है, तो हर एक 5 सेकंड में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, तो उस टाइम पे जो करंट होगा वो कैसा रहेगा, स्टेडी। यानी एक जैसा करंट आपका है, कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कभी ज्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है, तो उसको तो बोल देते हैं स्टेडी करंट। वहीं पे है आपका ट्रांसिएंट करंट, वहीं पे आपका क्या है, ट्रांसिएंट करंट। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है द करंट विच सीन्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए दिखे और उसके बाद गायब। ऐसा कहाँ होता है, लाइटनिंग, यानी थंडरस्टॉर्म्स के टाइम में जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो आपको लाइटनिंग नजर आती है। तो वो कैसे होती है कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में चार्ज का बहुत फास्ट फ्लो होता है कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं परमानेंट होता रहेगा, या क्लाउड्स से अर्थ के अंदर उससे चार्ज का फ्लो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको पढ़नी है, वो ये है कि कई बार आपने जरूर सुना होगा कि रात को वहां पे लाइटनिंग होगी, यानी बारिश आ रही थी और उस एरिया में लाइटनिंग होगी, तो इसलिए हमारे से वो नजदीकी था, यानी लगभग हमारे घर से 100-150 मीटर के एरिया में लाइटनिंग हुई है, तो हमारा तो टीवी बंद था रात को लेकिन खराब हो गया, फ्रिज बंद था या चालू था, जो भी कंडीशन थी लेकिन खराब हो गया। तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो बंद कंडीशन में उसका खराब होना, इसका मतलब ये है कि आपके घर में एक तो लाइटनिंग कंडक्टर आपको पढ़ा रखा है मैंने 10th क्लास में,
एक तो लाइटनिंग कंडक्टर नहीं था, सबसे मेन चीज तो है ये। अगर वो था फिर भी आपके खराब हो गया, तो देखिए अगर बंद है और लाइटनिंग कंडक्टर भी है और फिर भी आपके इंस्ट्रूमेंट लाइटनिंग के कारण खराब हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो एमसीबी, फ्यूज या जो आपके स्विच ऑन ऑफ स्विच है वो सही तरीके से नहीं लगे हुए, क्योंकि उनको लगाना होता है लाइव वायर में और वो गलती से आपने लगा दिए न्यूट्रल वायर में, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए जब वो ऑन था उस टाइम पे, अगर ऑन था तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके उस इंस्ट्रूमेंट के खराब होने के। शायद आपने सुना भी होगा, आपके घर में आपके पेरेंट्स या जो आपके ग्रैंडफादर वगैरह होते हैं वो आपको क्या कहते हैं, जिस टाइम पे लाइटनिंग हो रही होती है तो कहते हैं टीवी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, नहीं तो खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो। तो वास्तव में उस टाइम पे चांसेस ज्यादा होते हैं आपके खराब होने पे। उस टाइम पे तो लाइटनिंग कंडक्टर भी बहुत कम काम कर पाता है। लाइटनिंग कंडक्टर का काम क्या था कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी यानी जो ट्रांसिएंट करंट आपको मिले उसको तुरंत किस में डाल दे, अर्थ में डाल दे, इस पर्पज से उसको लगाया जाता है। लेकिन वो अगर लगाया ही नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट के खराब होने। ये खराब क्यों होते हैं भाई? लाइटनिंग होगी उससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपको मैंने सिखा रखा है, अगर V गिवन हो, P गिवन हो तो आप I निकाल सकते हो। वोल्टेज घर में 230, 240 और 220 इतनी आती है, 230 यानी मीडियम इसके बीच में ले लेते हैं। पावर यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 वाट, इलेक्ट्रिक बल्ब 5 वाट 10 वाट जो भी आपके हैं तो उनका यूज करके अगर 100 वाट 200 250 300 जो भी आप यूज करो, कोई भी आप यूज करो, इनका यूज करके इनका करंट निकाल लीजिए। अप्रोक्सीमेटली घर में लगभग जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सभी के अंदर करंट का अमाउंट लगभग 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 1 एम्पियर। और जो लाइटनिंग होती है उसमें जो करंट का अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 4 एम्पियर। कितना होता है? लगभग 4 एम्पियर के आसपास। तो आप खुद देखिए कि एक तो आपका सॉरी 4 एम्पियर नहीं, बहुत ज्यादा 10 रेज द पावर 4 एम्पियर, 10 रेज द पावर 4 एम्पियर, इतना ज्यादा करंट होता है। तो आप सोचिए, बता भी रखा है मैंने कि एक वायर है इसके अंदर से इतना करंट जाए और फिर इतना जाए तो कैसे बिहेव करेगा वायर, यानी क्या क्या चीजें इस वायर की चेंज हो जाएंगी। तो आपने सुना होगा कि हमने घर में वायर तो लगाया था बल्ब के लिए, हल्का वायर लगाया था, लेकिन एसी चला ली, अब वो सारी लाइन फॉल्ट हो गई, यानी वो जो वायर्स हैं वो आपस में सारे चिपक गए। चिपक क्यों गए? क्योंकि उनके ऊपर जो इंसुलेशन था वो मेल्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इतने ज्यादा हो गए जिससे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से तो मान लेते हैं कि 10 या 20 या जो भी है, मान लिया कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे थे इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, ठीक है, जब बल्ब जल रहा था। लेकिन जैसे ही उस वायर को मैंने, अब इसकी जो कैपेसिटी वो भी यही थी कि यह 2000 तक तो ट्रांसफर कर सकता है, 2000 तक तो कर सकता है, लेकिन जैसे ये एसी लगाई तो उसको तो 10,000 चाहिए। कितने चाहिए? 10,000। तो 10,000 इसके अंदर से जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि एरिया वही, लेंथ वही, और उसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ज्यादा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो डेफिनेटली कोलिजन ज्यादा होंगे। यानी सिंपल सी बात है, आपके पास एक सड़क है या रोड है, उस रोड की विड्थ भी उतनी है, लेंथ भी वही है, और आपके पास क्या हो गया कि अब तो केवल 5 बाइक यहाँ से यहाँ 5 सेकंड में जा रही थी तो इजीली पहुंच रही थी, लेकिन वहीं पे इनकी संख्या 20 करती जाए कि 20 पहुंचानी है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे क्या, होने ही एक्सीडेंट, आपस में टकराएंगी बाइक। तो ऐसा यहाँ पे होता है। इसी वजह से आपका ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है
और वो वायर्स खराब होंगे और इतना करंट ट्रांसिएंट है, कुछ टाइम के लिए आता है, एकदम से इंस्ट्रूमेंट के पास जाएगा तो जो भी उसमें छोटी छोटी डिवाइसेस लगी होती हैं वो सब आपकी बर्न आउट हो जाती हैं। वहीं पे आपकी बुक में लिखा है कि जो आपकी नर्व होती है उन नर्व के अंदर भी 1 माइक्रो एम्पियर के आसपास करंट का फ्लो होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने 10th क्लास में कोशिश की थी या अच्छे मार्क्स लिए थे उनके तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी समझ में तो सभी के ही आ गया होगा क्योंकि कुछ ज्यादा हार्ड था नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यहीं पे मैंने लिखा है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। लग रहा है सुना हुआ सा, 10th क्लास में आया था, बताया भी था। तो एक बार और देख लेते हैं ये क्या होता है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, उसको माना गया है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमें पता हो कि यहां से यहां पॉजिटिव चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से जो करंट होता है उसको तो बोल देते हैं कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट, भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो कहीं पे आपसे ये कहा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, इधर 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 हो रहा है, तो यहाँ पे ये होगी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, और यहाँ पे जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी, क्योंकि तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगा, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर आपका हो तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। तो इसमें तो कुछ ज्यादा हार्ड था ही नहीं। उसके बाद आता है इज इलेक्ट्रिक करंट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है? डेफिनेटली आपको लग रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो। मैग्नीट्यूड हम स्टडी में कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, डायरेक्शन भी हम कह रहे हैं कि हमेशा ही पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इसका मतलब दोनों चीज पता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये क्या होनी चाहिए? वेक्टर। लेकिन है ये स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो कैसे पता चला कि स्केलर है या वेक्टर है? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था किरचॉफ। उसने कुछ रूल दिए करंट और वोल्टेज में। तो उसने करंट का रूल ये भी दिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नेट करंट 0 होता है, यानी जितना करंट यहाँ पे आया इतना यहाँ से जाएगा, यानी ये I1 और ये I2 था, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। और किरचॉफ ने प्रूव करके दिखाया कि ऐसा होता है। तो यहां से पता चलता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं होगा। तो ये करंट क्या फॉलो नहीं करता? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपकी बुक में बहुत इजी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक एम्पियर कब बन जाएगा, 1 सेकंड में इतने जाएंगे तो क्या होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, तो वो आपको करने हैं। और ये बिल्कुल बेसिक आपको मैंने बताया है, ये आपको अच्छे से वॉच करना है, समझना है और इस चीज को अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा